फिर एक बार हम आपके लिए डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019 अप्लाइड मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 लेके आए हैं। स्टूडेंट पार्ट 1, 2, 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अप्लाइड मैथ्स 2 के नाम से। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। प्रेसिडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल। I have MSc Mathematics in 2006 and I have more than 10-year teaching experience as a maths lecturer in different schools and polytechnic colleges। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष की समीकरण बताइए। स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, स्ट्रेट लाइन से है। इसके ऑलरेडी डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की समीकरण क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। देखिए ये लाइन जो है ना, ये एक्स अक्ष की है और ये वाली जो लाइन है ये वाई अक्ष की है, और जहां ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, उसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक्स अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है ना, इसकी समीकरण क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि एक्स अक्ष पे हर पॉइंट पर, एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, एक्स अक्ष की जो ये लाइन है इसके प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है। यहाँ पे भी y का मान 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी, यहां से लेकर यहां तक एक्स अक्ष पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे y का मान 0 होता है। इसलिए एक्स अक्ष की समीकरण y बराबर 0 होती है। तो आंसर आप लिखेंगे y बराबर 0, बस कुछ नहीं करना है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ये आ जाए कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की समीकरण बताइए, तो y एक्सिस की समीकरण क्या होगी। देखिए y अक्ष पे प्रत्येक बिंदु पे x का मान 0 होता है, इसलिए y अक्ष की इक्वेशन x बराबर 0 होती है। तो जब भी आपको आए कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप क्या करेंगे, x बराबर 0। अगर y अक्ष की समीकरण पूछता है तो x बराबर 0, और x अक्ष की पूछता है तो y बराबर 0। जरा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में आपको, ठीक। x अक्ष की पूछे तो y बराबर 0 कर दो, और y अक्ष की पूछे तो x बराबर 0 कर दो, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 3,3 एंड रेडियस इज 6, मतलब उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3,3 पर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सर्किल का डिटेल लेक्चर हमने अपलोड करा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सर्किल की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां मिल जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है स्टूडेंट, और ये भी 2 मार्क्स का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज दिस। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किल ऐसा होता है, ठीक है, और उसके ठीक सेंटर में जो चारों ओर का केंद्र है, ये इसको सर्किल का या वृत्त का केंद्र कहते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो सी से लेकर सर्किल के किनारे तक, परिधि तक की जो डिस्टेंस है, सी से लेकर यहां तक, इस पॉइंट को आप पी मान लो, सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको त्रिज्या या रेडियस कहते हैं, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगर सेंटर के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट एच कोमा के है और त्रिज्या आर है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। वो होती स्टूडेंट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। h और k तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है और r त्रिज्या है, और x y वेरिएबल होती है, फिक्स होते हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x, y मान सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको प्रूव किया जा सकता है, प्रूफ हमने करा हुआ। आपको एग्जाम में ये याद रखना होता है, बस एग्जाम में ये आपको याद होना चाहिए कि जब सर्किल का सेंटर एच कॉमा के और त्रिज्या आर हो तो इक्वेशन ये होती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एच और के की जगह 3,3 है, क्या है, 3,3, मतलब h की जगह 3 है, k की जगह 3 है, और r रेडियस इज 6, r की जगह क्या है स्टूडेंट, 6 है। तो इस इक्वेशन में आप h की जगह 3 और k की जगह पे 3 और r की जगह पे 6 रख दो, आपका आंसर आ गया। तो x माइनस एच की जगह पे 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस के की जगह पे भी 3 होल स्क्वायर बराबर r की जगह पे 6 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज r। ये आपके स्पेशल बैक पेपर में आ रखा है स्टूडेंट। देखिए ये और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लगभग। यहाँ पे सेंटर ओरिजिन पे बता रखा है, देखिए सेंटर इज एट ओरिजिन, और यहाँ पे सेंटर 3,3 है, और रेडियस यहाँ पे r बता रखी है, यहाँ पे 6 है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका देखिए ये सेंटर है, और सेंटर C होता है h, के मान लीजिए, और त्रिज्या आपकी r होती है P तक की डिस्टेंस। तो आपको पता है कि भाई जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, आपको पता है कि जब सेंटर h, के और त्रिज्या r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, है ना, एम्प्लाइज। अब h और k की जगह यहाँ पे तो 3,3 रखा था और r की जगह 6 रखा था, यहाँ पे r की जगह पे r ही रखेंगे, क्योंकि r ही क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, r ही क्वेश्चन में दे रखा है, और h, k की जगह क्या रखेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा, ओरिजिन के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। मींस h की जगह 0 और k की जगह 0 रखेंगे। तो जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। h और k की जगह 0 रखा ना, इज इक्वल टू r स्क्वायर, r की जगह r ही था स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, आप आगे इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए आगे कि ये आंसर जो है सिंपल, देखिए x माइनस 0 का x ही होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये सीधे डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हैं कि उस सर्किल की इक्वेशन बताइए जिसका ओरिजिन मूल बिंदु जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो या मूल बिंदु पे हो, तो सीधे सीधे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, सीधे याद भी रख सकते हैं अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,6 एंड 8,-3। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 6 मार्क्स आपको ये समझो कि फ्री में मिल जाएंगे अगर आपको ये थोड़ा सा समझ है। हिंदी में लिखा हो कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,6 तथा 8,-3 से होकर जाती है। अब देखिए स्टूडेंट कि एक लाइन है, वो कह रहा है कि एक लाइन है जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। दो बिंदु है ए और बी। एक बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए हम अपनी तरफ से x1, y1 माने और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट x2, y2 माने, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण का सूत्र क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं स्टूडेंट तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर, डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लीजिए, और नहीं देखना है तो इसको जरा समझ लीजिए। अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर जा रखी है और वो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, x1, y1 और x2, y2 अगर दे रखा है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण क्या होती है। आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण, हाँ हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण है, क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और ये एक ब्रैकेट में इनटू फिर x माइनस x1। ये याद रखेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना होगा। स्ट्रेट लाइन के हमने 4-5 रूप आपको बताए हैं, उसको डिटेल में देखना है तो वहां देख लीजिए। लेकिन अगर केवल इतना आता है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, तो आप कहेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज
एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद रखना इसको, कैसे याद रखना है, देखिए बस वाई माइनस वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन और यहाँ पे वाई टू माइनस वन बट एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे करके याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 6 एंड 8, -3। अब x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 y1 ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे स्टूडेंट 4, 6 और b बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, b बिंदु हमने अपनी तरफ से माना है ना, तो 8, -3। इसको b बिंदु, इसको a बिंदु मान लो, इसको b बिंदु मान लो और ये लाइन है, ये a बिंदु पर लाइन पर a बिंदु के निर्देशांक -4, 6 और इसी लाइन पे b बिंदु है, उसके निर्देशांक 8, -3। कहने का मतलब ये हुआ कि x1 y1 की जगह -4, 6 आ गया, तो x1 की जगह -4 रख सकते हैं ना इस इक्वेशन में, और y1 की जगह 6 रख सकते हैं, और x2 की जगह 8 रख सकते हैं, y2 की जगह -3 रख सकते हैं, बस। तो एम्प्लाइज पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसे पुट करिए, वैल्यू पुट करिए। हाँ, y देखिए x1 y1 x2 y2 की जगह वैल्यू रखेंगे, x और y तो नहीं चढ़ा जाएगा, वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। x और y की जगह कुछ नहीं रखेंगे, तो y माइनस y1 देखिए स्टूडेंट क्या है, y1 की जगह क्या है, 6 है ना, तो 6 रख दीजिए। ये देखो ध्यान से देखना, कभी कभी प्लस माइनस में भी आप लोग दिक्कत कर देते हैं, ठीक है, गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। y2 माइनस y1, y2 कितना है देखिए, y2 कितना है, -3 है ना, तो -3 लिखिए, फिर माइनस है बीच में और फिर y1 है, y1 कितना है, y1 आपका 6 है, तो 6 है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, हाँ, इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं आप लोग कभी कभी। x2 की जगह पे क्या रखना है, x2 की देखिए 8 है, तो 8 रख दीजिए, माइनस x1 की जगह पे क्या रखना है, x1 की जगह पे -4 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x2 तो 8 था, फिर माइनस चिन्ह था बीच में रख दिया, x1 की जगह क्या रखें, यहाँ पे x1 की जगह यहाँ पे -4 रखना है। अब यहाँ पे जब -4 रखेंगे स्टूडेंट, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो जाएगा। इस चीज का आप जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x1 क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से -4 है, तो -4 आएगा तो माइनस माइनस फिर +4 हो जाएगा, तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, आपका आंसर आ गया और 6 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। y - 6 हो गया इज इक्वल टू, अब देखो माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के है ना, 3 रुपए आपने, माइनस का मतलब होता है उधार लेना, 3 रुपए उधार लिए, 6 रुपए उधार लिए, तो कितने रुपए उधार हो गए, 9 रुपए उधार हो गए ना, माइनस के 9, तो 6 3 9, माइनस का हुआ 9, कितना हुआ, माइनस का 9 बटे और 8 और 4 12 हो गया, और x + 4 हो गया। अब इसमें देखिए 3 से ये कटेगा तो 3 3 9, माइनस का 3, हाँ माइनस भी कट जाता है ना, और ये 3 से 12 काटेंगे तो 3 चौको 12 हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे करते चलो, यहाँ पे देखो y - 6 बराबर -3 बटे 4 और ब्रैकेट में x + 4, ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि जो ये 4 है ना अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y - 6 के साथ जाएगा, और ये -3 है, ये इसके अंदर जाएगा, 4 और 4 x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई जब y के साथ करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो 6 चौको 24, माइनस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 का x के साथ करो तो -3x हो गया, -3 का +4 के साथ करो तो -12 हो गया, ठीक है। अब आप सारा का सारा इधर लेके आओ, ठीक है ना, सारा का सारा इधर लेके आएंगे तो -3x जब इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा ना, और सॉरी प्लस का 3x है यहाँ x, फिर प्लस ये आगे इधर, इसको भी इधर रख दो 4y, क्योंकि ये जनरल फॉर्म होता है इसमें, पहले x आता है फिर y आता है फिर कांस्टेंट टर्म, उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। आगे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3x इधर है, प्लस का 3x हो गया, फिर 4y रख दिया। अब माइनस का 24 है यहाँ पे, अरे माइनस का 12 जब इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 24 में से प्लस का 12 कम कर दो तो माइनस का 12 बचेगा, और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि सारा इधर चला गया। यही आपका स्टूडेंट आंसर है, और आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना,
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। इस रूप की ये बननी चाहिए। देखो ax a की जगह 3 है, x की जगह x है, प्लस 4 की जगह b की जगह 4 है, y प्लस c की जगह -12। तो जनरल फॉर्म में यह आ गया है और ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 6 मार्क्स का स्टूडेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, सो सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू -12x। हिंदी में लिखा हुआ परवलय y स्क्वायर इक्वल टू -12x की नाभि के नियतांक कौमा नियता की समीकरण व नाभि लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स को स्टूडेंट नियता कहते हैं और फोकस आपके नाभि हो गया और लेटस रेक्टम नाभि लंब जीवा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें ये 3 चीजें निकालनी है। तो डिपेंड करता है जो आपको ये पैराबोला परवलय की समीकरण दे रखी है किस टाइप की है। ये 4 टाइप में से कैसे भी दी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट, एक टाइप होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, एक होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू प्लस का चलो हाँ 4ay। इसका जो ग्राफ बनता है ये ऊपर की तरफ बनता है। एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका ग्राफ y एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको पहचानना पड़ेगा कि इन 4 में से कौन सा रूप आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपने ये नहीं पहचान पाया तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। डिटेल स्टडी हमने आपको अपलोड कर रखी है पैराबोला के प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिए। अब ये क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर इक्वल टू -12x। देखिए y स्क्वायर है ना, तो इनमें से कोई एक होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। जरा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का है। 4 में से कौन सा टाइप है ये पहचानना आपको पहले आना चाहिए, तभी आप आगे इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नहीं, इनमें से एक होगा। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो टाइप है वो ये वाला है। और ये जो टाइप होता है ना, ये ऐसे बनता है। जरा हम इसको थोड़ा बड़ा बना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये यहाँ से इधर की तरफ बनता है ऐसे। ये है पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पे इसका फोकस होता है, एस से डिनोट कर सकते हैं उसको। और उसके कोऑर्डिनेट, अगर ये ओरिजिन है ना, मूल बिंदु है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -a,0। और जो दूसरे टाइप है उनको थोड़ा सा दूसरे टाइप से होता है, उसका डिटेल स्टडी आप देख लीजिए। हम केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इस टाइप का है तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो ऐसे बनेगा, और फोकस के निर्देशांक होंगे -a,0, जो कि हमें फाइंड करना है। अब नियता होती, जितनी डिस्टेंस o से s तक की होती ना, उतनी डिस्टेंस पे नियता इधर की तरफ होती है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक की a डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक भी a होगी, और जब यहाँ से यहाँ तक की a डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो ये नियता जो है ना, डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसकी इक्वेशन उतनी होती है, x बराबर उतनी होती है जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो x बराबर a इस नियता की समीकरण होगी। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a को इधर लाएंगे तो x माइनस a बराबर 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी नियता की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब लेटस रिएक्टम NR, लेटस रिएक्टम की लेंथ बता रखी, पूछ रखी उसने कि लेटस रिएक्टम नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ये जो चारों टाइप मैंने बताए, सब में जो है नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a ही होती है, 4a ही होती है। तो ये फाइंड करना, ये फाइंड करना, ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये 3 चीजें फाइंड करनी, तो हमें a की वैल्यू चाहिए होगी। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए a की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन दिस का की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू -12x की तुलना या कंपैरिजन y स्क्वायर इक्वल टू -4ax से करने पर, इससे तुलना करेंगे सबसे पहले बार। ठीक है स्टूडेंट, इससे जब तुलना करेंगे तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -12 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट
4a है, तो इसका मतलब देयरफॉर -4a बराबर -12 हुआ ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर क्या हुआ, 4 को बटे में लाएंगे तो 12/4 हो जाएगा और 4 × 12, a बराबर 3 आ गया। ठीक है, a निकलते ही आपका आंसर हो गया, समझो। ठीक है, अब नंबर 1 हमें फोकस चाहिए। फोकस क्या है, फोकस है -a,0 इज इक्वल टू -a की जगह 3 रख दीजिए, -a की जगह 3,0, एक आंसर आपका ये हो गया, फोकस निकल गया। दूसरा क्या निकालना है आपको, नियता की समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, वो है आपकी x - a बराबर 0। तो कहने का मतलब है x - a की जगह पे a की वैल्यू 3 रख दो बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, ये भी आपका आंसर हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गई। तीसरी चीज आपको निकालने के लिए बोली गई है लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई, उसको हम LR से डिनोट करते हैं। LR बराबर 4a, और 4 × a की जगह पे 3 रख दीजिए स्टूडेंट, तो 4 × 12 आंसर। तो लेटस रिएक्टम की लंबाई, देखिए लेटस रिएक्टम इसको कहते हैं फोकस से होकर जो जाती है और x एक्स के परपेंडिकुलर P से लेकर Q तक की डिस्टेंस, इसको लेटस रिएक्टम की लेंथ कहते हैं, और ये लेंथ है आपकी 12 आई है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो इसको समराइज में कर देता हूँ स्टूडेंट, आप करेंगे क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जो गिवन इक्वेशन है जो आपको दे रखी है वो किस टाइप की है, 4 में से कौन सा टाइप है। आपको पता चल गया कि अगर ये टाइप है तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन की तुलना उससे करेंगे, वहां से a का मान निकल जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्टेप में आप जो पूछा गया वो निकाल लेंगे, बस ये 3 स्टेप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 5x cos की पावर 8x dx यूजिंग गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन स्टूडेंट डिटेल लेक्चर हमने आपको इंटीग्रेशन वाले में अपलोड करा हुआ है। अब देखिए हिंदी में वही है, गामा फलन की सहायता से इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 5 cos की पावर 8 का मान ज्ञात करें, बस। अब स्टूडेंट क्या है कि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि गामा फंक्शन से इसको करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, तो याद होना चाहिए। अब वो क्या है, आप लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, अब भाई मैं तो जानता हूं, मैं तो लिख रहा हूं, आपको भी जानना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा, वी नाउ दैट हम जानते हैं कि। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, एग्जाम से पहले जान लीजिए, एग्जाम से बाद में जान के कोई फायदा नहीं है। वी नाउ दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर m x इंटू कॉस की पावर n x dx बराबर होता है। देखिए x तो एंगल है और पावर साइन की m है, कॉस की n है, ठीक है, और लिमिट 0 से π/2 है। तो जब ये टाइप होता है तो गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन या सूत्र है कि दिस इक्वल टू होता है गामा m+1/2। देखिए गामा का साइन होता है, डिटेल लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वहां देख लीजिए, ठीक है, इनटू गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2 का होल अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, दिस इक्वल टू दिस m+1, ऊपर m+1+1 है ऊपर, हाँ, और यहाँ पे +2 है, नीचे +2 है, और अपॉन में हर जगह 2 है, और यहाँ नीचे में बाहर से भी 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, अंदर गामा के अंदर। तो इस टाइप से इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब दिस इक्वल टू दिस होता है तो दिस इक्वल टू क्या होगा, तो m की जगह पे 5 है और n की जगह पे 8 है, बस और कुछ नहीं है। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 5x इंटू
कॉस की पावर 8x dx बराबर क्या होगा। तो भाई ऐसा है, m की जगह पे 5 है तो n की जगह पे 8 है, और एज इट इज तो यहाँ पे भी आप m की जगह पे 5 रख दीजिए और n की जगह पे 8 रख दीजिए। पूरे फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। अब देखो ये आपने रख दिया m की जगह पे 5, तो 5 + 1/2 इंटू फिर n की जगह पे 8 + 1/2 और उसके होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ गामा m की जगह पे 5 रख दीजिए प्लस n की जगह पे 8 रख दीजिए, m + n + 2 और अपॉन 2। ये हो गया। आगे बढ़िए, इज इक्वल टू, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। हाँ 5 और 1 6 हुआ और 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो गामा 3, गामा के अंदर 3 बचा, ठीक है। 5 और 1 6/2, 2 3 6, फिर इंटू, फिर दूसरे में क्या बचेगा बताइए, 8 और 1 9/2, ये 9/2 ही लिखेंगे, इसको डिवाइड, देखिए अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर अपॉन में 2 ऐसे ही रहने देंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 9/2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अपॉन में देखिए, आप देखिए स्टूडेंट, 2 टाइम्स ऑफ गामा 8 और 2 10 और 5 15, 15/2, 15/2 देखिए स्टूडेंट क्या है कि 15 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 15/2 ही रहने दीजिए गामा के अंदर। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आगे आगे क्या करेंगे, यहां पे देखिए, इज इक्वल टू गामा 3 का मान क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, गामा n, अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर, अगर गामा के अंदर नेचुरल नंबर है तो उसको हम फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम फैक्टोरियल में नहीं बदल सकते। 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 15/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको तो नहीं बदल सकते फैक्टोरियल में, लेकिन इसको फैक्टोरियल में बदल सकते हैं। तो गामा n अगर नेचुरल नंबर है तो हम लिख सकते हैं, एक कम करके फैक्टोरियल का साइन लगा दीजिए, ये एक कम करके। तो इसी प्रकार से गामा 3 को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल में, एक कम करके 2 का फैक्टोरियल, 3 में से एक कम को 2, 2 का फैक्टर, तो गामा 3 को 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 2 का फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट 2 × 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई। और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो फैक्टोरियल 2 2 × 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 2 आई है, तो सिंपल 2। अब हमें क्या है, ये जो गामा है ना, इसको हटाना है किसी तरीके से, तो गामा 3 की वैल्यू तो आ गई 2, ठीक है, इनटू इसमें और इसमें देखेंगे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे कि 9/2 छोटा है या 15/2 छोटा है, बताइए आप। तो 9/2 छोटा है, तो 9/2 छोटा है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, उसको रहने देंगे। जब अपॉन में 2 है ना दोनों के, तो उसको नहीं छेड़ेंगे जो छोटा है, और जो बड़ा है उसको नीचे लेते आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। डिटेल लेक्चर आप, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, डिटेल लेक्चर अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो डिटेल लेक्चर आप इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे छोटा 9/2 उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो गामा के अंदर 9/2 एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन देखिए 2 तो आपका अपनी जगह इंटू 2 इंटू, हाँ। अब ये जो 15/2 है ना स्टूडेंट गामा के अंदर, इसको कम करते जाते, देखिए होता क्या है कि जैसे n गामा है ना, n गामा है जैसे, तो गामा n को जब गामा में ही बदलना है तो एक कम करके, या इसको n+1 मान लो थोड़ी देर के लिए, n+1। अगर गामा को गामा में ही बदलना है तो एक कम करो और उसी को गामा के अंदर भी रख दो, ये हम बता चुके हैं डिटेल लेक्चर में, ठीक है। ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है n+1 की गामा को फैक्टोरियल में बदलना है तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ये भी फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक हम ये भी बता चुके हैं कि गामा 1/2 का मान √π होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। तो ये सब याद रखने होंगे तब जाके ये सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन कभी 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है, कभी 6 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलो, अब ये जो है ना, इसकी एक ट्रिक है, गामा 15/2 है ना, इसमें एक एक कम करते जाते हैं, ठीक है। गामा 15/2 है, एक कम करेंगे स्टूडेंट तो क्या बचेगा, देखिए गामा 15/2 है ना, जो ये जो गामा 15/2 है ना, इसको एक तो इस फॉर्मूले से तरीका है, एक हम
डायरेक्ट और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए। 15/2 गामा है ना, इसको जब ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक कम करो, 15/2 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13/2 इंटू, फिर एक और कम कर दो, 13/2 में से एक कम कर दो तो 11/2 बचेगा, इंटू, फिर एक और कम कर दो, क्या बचेगा, 11/2 में से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, 9/2, और उसी को ही जो लास्ट में 9/2 आए उसी को गामा के अंदर भी रख दो, क्योंकि ऊपर 9/2 गामा है, इससे वो कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गामा 15/2 है ना, इसको जब लिखेंगे तो एक कम करो 13/2, फिर एक कम करो 11/2, फिर एक कम करो 9/2। जैसे ही 9/2 आया आपको पता चला ऊपर 9/2 का गामा है, तो फिर 9/2 इंटू गामा के अंदर 9/2 लिख दो, ये इसका मान होता है। ठीक है, तो डिटेल ये कैसे हुआ है, ये डिटेल लेक्चर आप उसमें देख लीजिए, सिंपल याद रखना है तो ऐसे करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा 11/2 गुणा 9/2 गुणा गामा 9/2। अब 9/2 गामा 9/2 गामा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 11×99, 13 गुणा 11×99 होता है, और अपॉन में 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं। आप क्या देखिए, इसमें क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, क्या होता है, ऊपर चला जाता है, और 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 बटे, जब आप 13 और 99 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर आएगा 1287, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, इसकी आने की संभावना 99% रहती है, आता ही आता है हर बार, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये क्या है, किस चैप्टर से आया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे ऐसा कुछ सिंपल लिखा हो कि हल कीजिए इसको। अब ये है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर a स्क्वायर, ये क्या है, इस समीकरण है तो कौन सी, देखिए अगर आपको x प्लस वाई बराबर 0 दे रखा है तो ये समीकरण है ना, दो वेरिएबल की इक्वेशन है ये, और अगर x इंटू dy/dx प्लस वाई बराबर 0 दे रखा है तो ये भी समीकरण है, लेकिन ये अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जब समीकरण में dy/dx भी इंक्लूड होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब जब पता है आपको कि dy/dx इस इक्वेशन में इंक्लूड है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। अब जब अवकल समीकरण का क्वेश्चन पता कर लिया आपने, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 मेथड हैं। डिटेल लेक्चर हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में जाके। अब आपको ये देखना है कि किस मेथड से सॉल्व होगा। 4 मेथड हमने बताए हैं, एक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड इसमें फिट बैठता है, ये देखना होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन से शुरू करते हैं कि ये बैठता है कि नहीं। वेरिएबल सेपरेशन, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन का मतलब होता है x की x एक तरफ और y एक तरफ, दो वेरिएबल है ना इसमें, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वजह से वेरिएबल सेपरेशन इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि पहले उसको कुछ मान लिया जाता है फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होने की वजह से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कुछ मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि लेट x प्लस वाई बराबर t। ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे कि डिफरेंशिएशन कर दो इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है जी, प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx होता है, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx होता है जी। ठीक है,
ये हो गया ना। अच्छा चलिए, अब यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे dy बटे dx बराबर क्या होगा, इस 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dt बटे dx माइनस 1 उधर जाके, ठीक है। अब 1 एम्प्लाइज समीकरण 1 में इन सब मानों को रख दीजिए, x प्लस वाई की जगह t रख सकते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और dy बटे dx की जगह क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt बटे dx माइनस 1 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तो जो अवकल समीकरण थी x और y वेरिएबल के रूप में थी, इसमें दो वेरिएबल थे x और y। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे y वेरिएबल गायब हो गया। अब दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, t और x है। अब दो वेरिएबल t और x है। अब t और x वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करिए जरा, अलग अलग होते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड लग गया जी, है ना। तो t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे dx, और टी स्क्वायर का माइनस 1 के साथ माइनस टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इससे आगे क्या करेंगे। अब देखिए एम्प्लाइज ये टी स्क्वायर इंटू डी टी बटे dx तो अपनी जगह पे है स्टूडेंट, इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस t को भी इसके बटे में ले जाइए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी टी बटे dx बराबर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जरा थोड़ा सा, अब वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब जो अपॉन में मतलब एक तरफ x ले जाना है, एक तरफ y ले जाना है। अब कैसे करेंगे, देखिए ये जो dx है ना, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, क्योंकि जो अपॉन में है वो इधर ही आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। दोनों ऊपर होने चाहिए, dt भी ऊपर होना चाहिए, dx भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे dx नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ऊपर बन सकता है, ठीक है। अब देखो जरा, देखिए ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे उधर तो dt रह जाएगा केवल, और ये dx जब इधर आएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर तो है ही, और आपका dx भी आ गया। हमें dx और dt दोनों ऊपर चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए था, तो dx को हमने इधर लेके आए, ठीक है। ये ऊपर ही रहने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब क्या है कि हम वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हैं, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। अब dx के साथ तो x वाले ही होने चाहिए यहाँ पे, और dt के साथ यहाँ पे t वाले ही होने चाहिए। तो यहाँ पे तो इसके ब्रैकेट के अंदर सारे t वाले हैं, तो dx में इसका काम नहीं है, तो इसको अपॉन में पूरा का पूरा यहाँ ले जाइए। तो जब ये पूरा अपॉन में जाता है इसके, तो dt बटे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर हो जाता है। तो उसका जब उल्टा कर देते हैं तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाता है और ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नीचे आ जाता है जब इसको ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम डायरेक्ट स्टेप एक बढ़ा रहे हैं, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और साथ में डी टी आ जाएगा। वैसे तो पहले ये बटे में जा रहा था पूरा, तो बटे में तो ये ऊपर रहता ही नीचे, हाँ, तो उसमें उल्टा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई में ले जाने पे उल्टा हो जाता है, डिवाइड में था ना, तो टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया डी टी, ठीक है। इज इक्वल टू इधर क्या बचा, केवल डी एक्स बचा, क्या बचा, केवल dx बचा। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि t वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, ये होना बहुत जरूरी था, ये होना बहुत जरूरी था। अब जब ये हो गया तो अब आप इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लास्ट में हम इंटीग्रेशन जरूर करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है, इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं आपको, उसका डिटेल जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप लिखेंगे कि भाई बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, प्लस सी लगा दिया जाता है इंटीग्रेशन में, आपको पता होगा इंटीग्रेशन में, हमने आपको बता चुके हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे dx के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है ये आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, देखो ये है टी स्क्वायर अपॉन दिस, मतलब टी की जगह x रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, हाँ। और जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो ये
दो घात वाला पॉलिनोमियल, ये भी दो घात वाला है। तो जब दो घात बराबर बराबर होती है स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले इसे डिवाइड करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं ये भी हम लेक्चर बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर बराबर है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, पहले इसको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है स्टूडेंट, देखिए एम्प्लाइज ये जो टी स्क्वायर है ना, उसमें हमने अपनी तरफ से ए स्क्वायर जोड़ा और अपनी तरफ से ए स्क्वायर घटा दिया। क्या फर्क पड़ा, इससे कट जाएगा, टी स्क्वायर रहेगा ना, टी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया और प्लस में अपॉन में आपका टी पहले दे दो, कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और dt लगा दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर ही लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c तो आप लिखते ही हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखना, एम्प्लाइज ये जो इतना पार्ट है ना, इसको इसके बटे ये कर दो और माइनस इसके बटे ये, अलग अलग कर सकते हैं ना। तो इसके बटे जब ये करेंगे दोनों सेम है तो यहाँ 1 बच जाएगा। इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस तो 1 रहेगा, माइनस दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद और dt इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप आगे देखिए स्टूडेंट, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, देखिए विद रिस्पेक्ट टू t है, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ। जब t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो वो क्या होता है, वो t होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो t होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे जरा, t माइनस, अब ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लीजिए, केवल अंदर वाले का इंटीग्रेशन करना है। देखिए अंदर वाले का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम बता चुके इंटीग्रेशन में, अगर आपको पता नहीं तो देख लीजिए वहां पे जाके। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे t है और एज इट इज है, इंटू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट था, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, एक्स अपॉन ए था ना, टी अपॉन ए हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। ये भी, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी हो गया, और इज इक्वल टू एक्स प्लस सी तो रहेगा आपका। अब लास्ट में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि t हमने अपनी तरफ से माना हुआ था, किसकी जगह पे, x प्लस वाई की जगह पे, तो t की जगह पे वापस x प्लस वाई रख देंगे और बस। तो पुट t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई रखेंगे तो x प्लस वाई t की जगह पे, ठीक, माइनस ये a से a की ये कट जाएगा तो ऊपर a रहेगा, a टेन इनवर्स t की जगह पे x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है इसमें, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया हमने तो ये मिला हमें। देखिए ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर कोई इक्वेशन है उसमें dy बटे dx है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y में कोई समीकरण बननी चाहिए, dy बटे dx गायब होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहीं dy बटे dx दिख रहा है, नहीं है कहीं नहीं, तो x और y में एक इक्वेशन बन गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, और जब एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक नंबर प्राप्त होता है -1, ये जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक नंबर प्राप्त होता है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन प्राप्त होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अप्लाइड मैथ्स 2 क्वेश्चन पेपर 2019 का 2 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम आपको 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए इसको आप अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, और एग्ज़ाम आपके हो सकता है जुलाई में संभावित हैं, तो उसके लिए आप अभी से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए और
बहुत अच्छा मेहनत करिए। गुड लक, हमारा आपके साथ सहयोग पूरा रहेगा। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक भी इसको शेयर करने का प्रयास करें। जो आपके नियर डियर हैं, आपकी जूनियर है, फ्रेंड है, उन तक भी शेयर करिए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।